तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। जब से ये इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में आया है, पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G, अब तो 5G भी आने वाला है। तब से हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया इतनी तेज़ हो गई है। सोशल मीडिया पे हम लोग नए नए लोगों से बात करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनको अपना मानते हैं, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उनको अपने बारे में बताते हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं। कई बार इसी बीच ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी ऐसी ऐसी बातों को, ऐसी ऐसी तस्वीरों को उनसे शेयर कर देते हैं कि बाद में वही चीज़ हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। आए दिन ऐसे मामले आपने सुने भी होंगे कि आदमी ने शेयर किया या फिर लड़की ने अपनी फ़ोटो शेयर की, बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया। या तो वो लड़की पैसे देती है, नहीं तो फिर अपनी जान देती है। और यही सेम चीज़ लड़कों के साथ भी होती है। इसके बावजूद भी हमारा भरोसा जो है आज भी अपने उस सोशल मीडिया पे शायद आसपास के लोगों से ज़्यादा है। आज भी हम उस अनजान दोस्त को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपने आसपास के जो सगे लोग हैं, जिनसे हमारा डेली का उठना बैठना है, जिनको हम बचपन से जानते हैं, उनको शायद आज हम कुछ भी नहीं समझते हैं। और इसी का खामियाजा होता है कि हमें कभी कभार जान से हाथ भी धोने बैठती है और बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती हैं। और आज की कहानी भी इसी बात का एक जीता जागता सबूत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है महोबा और यही एक इलाका लगता है बड़ी हाट। कहानी इसी बड़ी हाट में रहने वाले एक गजराज यादव की। गजराज यादव इसी बड़ी हाट में अपने परिवार के साथ ठीक ठाक तरीके से कई पीढ़ी से रहता था। इसकी बहन की एक जगह शादी हुई थी। शादी के बाद इसकी बहन की मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद इसके जीजा की भी मौत हो जाती है। अब इसका एक छोटा सा भांजा, शुरुआत में इसे लगता है कि शायद परिवार वाले पाल पोस लेंगे, लेकिन जब देखता है कि भांजे का लालन पालन, उसका पढ़ाई लिखाई, उसकी परवरिश, ये सारी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही, तब इसे लगता है कि अपना ही भांजा है, उसको लेके आते हैं, उसे खुद से पालेंगे, अच्छे संस्कार देंगे। और कहा भी जाता है कि मामा में 2 माँ होती है, यानी एक माँ जितना प्यार करती है उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मामा करता है। अब मामा था तो अपने भांजे से प्यार था, अपने भांजे को लेके आता है, अपनी पत्नी को भी बताता है कि आज से यहीं रहेगा और आज से जिस तरह अपने बच्चों को मानती हो ठीक उसी हिसाब से इसको भी मानना है। पत्नी भी बड़े अच्छे स्वभाव की थी, इसके भांजे को अपने बेटे जैसा मानती है। भांजे का नाम जितेंद्र रखा जाता है और अब जितेंद्र एक तरह से इन्हीं गजराज यादव और उनकी पत्नी का इकलौता बेटा बन चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और इस जितेंद्र जो था वो बड़ा हुआ और बड़े होने के साथ साथ मामी ने इस तरह से उसे पाला कि उसको याद भी नहीं था कि उसके माँ बाप कैसे दिखते थे, क्या फीलिंग्स थी, क्या बॉन्डिंग थी, क्या कुछ उसके माँ बाप ने किया था। परिवार के नाम पे, गार्जियन के नाम पे, माँ के नाम पे, बाप के नाम पे, खानदान के नाम पे ये महज अपने मामा को और मामा के परिवार को जानता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, अब जितेंद्र भी बड़ा होता है तो जितेंद्र को लगता है कि मामा जो है अकेले मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, मामा के काम में हाथ बटाऊं। परिवार मेरा है तो इसको पालने पोसने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इतना सोचता है, मामा को बताता है कि मामा मैं भी जॉब करना चाहता हूं। मामा भी खुश हो जाते हैं। ये जॉब करता है और जॉब से जो भी पैसे मिलते उस पैसे से कब अपने भी ज़रूरतों को पूरी करता और अपने मामा की भी ज़रूरतों को पूरी करता। यानी अब पूरा परिवार बेहद खुशी मन से एक छत के नीचे खुशी खुशी रह रहा था। सारी चीज़ें ठीक चलती रही, वक्त गुजरता गया, लेकिन इसी बीच 22 मार्च साल 2023, यानी अगर कायदे से जोड़ा जाए तो आज से 7 दिन पहले, जो जितेंद्र यादव था वो कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब घर वालों को लगता है कि चलो ठीक है, बाहर जा रहा है तो जाए, अभी आ जाएगा। जाता है, घर वाले अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दोपहर को निकला था, शाम हो गई। शाम होने के बाद फिर मामा फ़ोन करता है कि अब आ जाओ। फ़ोन उठता नहीं है। मामा को लगता है कि शायद कहीं बिजी होगा या फिर फ़ोन साइलेंट होगा। थोड़ा सा और वक्त गुजरा, हल्की फुल्की रात होने लगी। मामा फिर फ़ोन करता है, फिर फ़ोन नहीं उठता। मामा को लगता है कि शायद रास्ते में हो। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था और रात चढ़ती जा रही थी और इधर जितेंद्र का ना फ़ोन उठ रहा था, ना ही जितेंद्र के कहीं से कोई सबूत मिल रहा था या फिर कोई ऐसा मैसेज मिल जाए जिससे जितेंद्र का पता चल सके कि कहाँ है, किसके यहाँ गया है। तो जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी, तब मामा अब घबराने लगता है।
मामा भी घबराता है, परिवार के बाकी लोग भी घबराते हैं कि अचानक से क्या हो गया कि फ़ोन भी नहीं उठ रहा और इतनी रात तक तो आज तक कभी ये गया भी नहीं। अब रात चढ़ रही थी, मामा भी परेशान हो रहा था और काफ़ी देर तक जब जितेंद्र का फ़ोन नहीं उठता तब मामा खुद निकलता है अपने भांजे को ढूंढने। इधर उधर ढूंढता है, उसके दोस्तों से कांटेक्ट करता है, जहाँ जहाँ वो जा सकता था वहाँ पे कांटेक्ट करता था। ऐसी दुकान जहाँ पे वो जितेंद्र कभी बैठता हो वहाँ पे कांटेक्ट करता है, लेकिन हर जगह से महज एक जवाब मिल रहा था कि जितेंद्र आज यहाँ आया ही नहीं। अब ऐसा जवाब और बच्चा गायब। मामा परेशान होता है और फिर जाहिर सी बात है पुलिस में जाता है, FIR करता है। अब FIR हुआ और पुलिस वालों के पास जब जाता है मामा और बाकी परिवार वाले, और रोते हुए कहता है कि साहब मेरा भांजा है ऐसे ऐसे गायब हो गया है। तो किस्सा गोई आपने अगर सुना होगा तो उसमें जो राजेश पांडे सर हैं वो कहानी सुनाते हैं, तो उन्होंने एक लाइन बड़ी सटीक बोली थी। भले ही पुलिस महकमे के हैं लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस महकमे का अच्छा खासा नॉलेज भी है उन्हें। उन्होंने कहा कि जब पुलिस वाले ऐसे मामलों को सुनते हैं कि 20-22 साल का लड़का है और वो गायब है, तो ऐसे मामलों में पुलिस वालों को फ़ौरन लगता है कि जो बच्चा है या फिर लड़की है किसी के साथ भाग गई होगी, और ये मामला प्रेम प्रसंग का है और 20-22 साल के लड़के की किसी से कोई दुश्मनी क्या ही होगी। पुलिस वाले घुमा फिरा के कहते भी हैं कि क्या किसी से प्रेम प्रसंग था, ऐसा भी नहीं कह पाते तो कहते हैं कि क्या किसी से कोई दोस्ती थी। यानी पुलिस वाले इस बात का पुख्ता यकीन दिलवा देना चाहते हैं कि आपके बेटे या फिर आपके बेटी की किसी से नाजायज़ संबंध थे, किसी के साथ वो प्रेम में थी, लव वाला मैटर था और उसी में वो भाग गई है। यही सारी चीज़ें जितेंद्र वाले केस में भी हो रही थी। पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद कोई प्रेम का या फिर लव अफेयर या फिर दोस्ती वगैरह का कोई चक्कर हो। पुलिस वाले घुमा फिरा के पूछते हैं कि क्या किसी से कोई प्यार वाला चक्कर तो नहीं, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं। अब इस पे मामा कहता है कि जो मेरा भांजा था उसको तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं था। अब एक 20-22 साल का लड़का और उसको लड़की में इंटरेस्ट ना हो, ये बात कहाँ से पॉसिबल थी। पुलिस वाले भी सुनते हैं, सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम खोज देंगे। अब मामा और बाकी लोग घर पे आते हैं, आने के बाद परेशान होते हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक फ़ोन जितेंद्र के मामा गजराज के मोबाइल पे आता है। फ़ोन करने वाला एक लड़का था। फ़ोन करने के बाद कहता है कि जितेंद्र के मामा बोल रहे हैं। अब जितेंद्र गायब है और जितेंद्र से संबंधित फ़ोन। मामा एकदम खुश, कहता है कि हाँ मामा बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है। इस पे सामने वाला कहता है कि अगर अपने भांजे को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए मुझे दे दो, अगर नहीं दिया तो अपने भांजे की तुम्हें एक तरह से जीती हालत तो छोड़ो, लाश भी नसीब नहीं होगी। अगर देखना चाहते हो तो दे दो, और अगर कोई होशियारी करोगे तो फिर भांजे से हाथ धो बैठोगे। और जैसे फिल्मों में कहा जाता है कि कब पैसे कब कहाँ और कैसे पहुँचाने हैं, कितने बजे पहुँचाने, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, पुलिस को फ़ोन मत करना। वो सारी लाइनें हूबहू ये जो फ़ोन करने वाला था ये दोहराता है। मामा से कहता है कि अगले फ़ोन का इंतज़ार करना। अब मामला 5 लाख रुपए का था, यानी जो बच्चा था वो किडनैप हो चुका था। मामा कुछ देर तक सोचता है और उसे बड़ी अजीब अजीब बात लगती है कि एक आदमी है जो मेरे बेटे का और मेरी बेटी का किडनैप ना करके मेरे उस भांजे का किडनैप करता है, और मांग 5 लाख रुपए रहा, जबकि जानता है कि मेरे पास 5 लाख रुपए है नहीं, मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ। तो ऐसा करने का कोई और रीज़न तो नहीं, या फिर इसमें कोई और लॉजिक तो नहीं, और 5 लाख रुपए मेरे पास है भी नहीं कि मैं जाके दे दूँ और छुड़ा दूँ। अब एक ही सहारा फिर बचता है कि पुलिस के पास जाए। अब गजराज फिर से पुलिस के पास जाता है और बताता है कि ऐसे ऐसे धमकी भरा फ़ोन आया है और एक आदमी कह रहा है कि तुम्हारे भांजे को मैंने किडनैप किया है। अब किडनैप की जैसे ही बात पुलिस वाले सुनते हैं तब उनके कान खड़े होते हैं, और जो मामला उन्हें प्रेम प्रसंग का लग रहा था वो मामला अब किडनैपिंग का बन चुका था। फ़ौरन इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। मामला वहाँ के ACP अपर्णा गुप्ता तक जाती है, वो भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती हैं और 4 अलग अलग टीम बनाती हैं, फ़ौरन FIR दर्ज करती हैं और जल्द से जल्द मैटर सुलझाने का, आरोपी को पकड़ने का आदेश देती है। अब SP मैम का आदेश आया तो जाहिर सी बात है, चाहे SO हो चाहे CO हो, उनको काम करना था। फ़ौरन चारों की चारों टीमें अलग अलग एंगल पे जांच पड़ताल में जुटती हैं
जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर की लोकेशन, उस नंबर की CDR, सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं। अपने मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं और सारी चीज़ें की जाती हैं। और 1-2 दिन बीतने के बाद एक मुखबिर का इनपुट मिलता है कि खजुराहो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे 2 लड़के संदिग्ध खड़े हैं। पुलिस वाले फ़ौरन अपनी टीम लेके जाते हैं, इलाके को गोलाई में अलग अलग जगह से घेरते हैं। घेरने के बाद धीरे धीरे उस सर्किल को जीरो इन करते हैं और इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करते हैं। साथ ही लड़कों की जब तलाशी लेते हैं तो इन लड़कों के पास से एक मोबाइल मिलता है और ये मोबाइल इसी जितेंद्र का था। अब मामला पानी की तरह साफ था कि इन दोनों ने ही जितेंद्र को उठाया है। पुलिस वालों को लगा कि चलो मामला शांत हो गया और मामला रफा दफा हो गया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। दरअसल जब इन दोनों से पूछा जाता है कि जितेंद्र कहाँ है और तुम इसके मोबाइल के साथ क्या कर रहे हो, तब ये दोनों बताते हैं कि जितेंद्र को तो इन्होंने मार दिया और उसकी लाश जो है जहाँ पे ये मिले थे वहीं पे थोड़ी दूर पे एक घर है और इसी घर में दफन है। अब पैसे न मिलने पे मर्डर कर देना अभी महज 2-4 घंटे के अंदर ही, 1-2 दिन के अंदर ही, ये बात पुलिस को भी हजम नहीं होती। अब एक टीम जाती है बॉडी को रिकवर करने और साथ ही एक टीम अब इन दोनों से पूछताछ करती है और कहती है कि अब जितनी भी बातें हैं चुपचाप सच्चाई बता दो, नहीं तो ऐसे ही ये मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, हम हलक से हाथ डाल के बात सच्चाई निकाल लेंगे। अब आखिर ये दोनों भी ऐसा नहीं था कि कोई पेशेवर क्रिमिनल हो, ऐसे मर्डरर हो, ये भी टूटते हैं और टूटने के साथ एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कहानी शायद आज के समाज का एक जीता जागता नमूना है। दरअसल ये जो लड़का था जितेंद्र यादव, बचपन से ही इसे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट था, यानी ये एक होमोसेक्सुअल था। अब लड़का होमोसेक्सुअल और इसे किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं, तो जाहिर सी बात है आसपास के जितने इसके लोग थे, जितने इसके दोस्त बनते थे, जब उनसे अपने दिल की बात करता तो सारे लोग इससे दूर रहने लगते कि एक होमोसेक्सुअल लड़के के पास कौन जाए। इसका भी मजाक भी उड़ाते और इसको तरह तरह से टॉन्ट करते। कुछ लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने इसका रेप भी किया, और रेप कहना गलत होगा क्योंकि इसने खुद अपनी मर्जी से सारी चीज़ें की थी। सारी चीज़ें चलती रहीं और जब इसे लगा जितेंद्र को कि अब इस समाज में मेरे लायक कोई है नहीं, मैं किसी से बात करूंगा तो बदनामी होगी, मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, तब इसे कहीं से पता चलता है एक डेटिंग ऐप जिसका नाम था ब्लूड गे। इस ऐप के बारे में इसे पता चलता है, फ़ौरन उस ऐप को इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद उस पर तमाम जितने गे लड़के थे उनसे बात करता किसी से कॉल पे, किसी पे ऐसे वैसे, और अंत में 2 लड़के जिसमें से एक चरखारी का नितेंद्र कुशवाहा और एक फतेहपुर का सूरत सिंगर, इन दोनों लड़कों से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों लोग इसे बताते हैं कि दोनों इसी के स्वभाव के हैं, दोनों को लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं है, दोनों इसके ही जैसे होमोसेक्सुअल हैं। अब एक लड़का जो होमोसेक्सुअल है, जो समाज से कट के अपनी ही दुनिया में मस्त रह रहा, उसे 2 अलग अलग लड़के उसी तरह से मिलते हैं। ये खुश होता है, उनसे दोस्ती करता है, दोस्ती धीरे धीरे एक तरह से प्यार में बदलती है। अब ये उन दोनों लड़कों से प्यार करता, उनको मिलने बुलाता, उनसे वो सारे काम करता जो होमोसेक्सुअल लोग करते हैं। सारी चीज़ें चलती रहीं, जितेंद्र को भी उन दोनों लड़कों पे भरोसा होता गया। और बातों ही बातों में जब इन्होंने पूछा कि परिवार में कौन कौन है, तब जितेंद्र ने बताया कि मेरी माँ बाप का तो बचपन में ही मौत हो गई है, मेरे मामा ही मुझे पालते पोसते हैं। अब इस पे ये दोनों लोग पूछते हैं कि चलो माँ बाप तो मर गए, तो वहाँ की ज़मीन जायदाद क्या हुई। इस पे जितेंद्र बताता है कि बहुत ज़मीन जायदाद तो नहीं है, लेकिन 10 बीघे ज़मीन लगभग है मेरे नाम पे वहाँ पे। अब ये बात जैसे ही ये दोनों लोग सुनते हैं, फ़ौरन दोनों लड़कों के मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। पहला ख्याल आता है कि क्यों ना इस लड़के के साथ पॉर्न वीडियो शूट किया जाए, गे पॉर्न, उसको साइट पे अपलोड किया जाए और उससे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे एडसेंस वगैरह चला के। अब इतना किया करते हैं तो इसका ऑफ़र इसको देते हैं। अब ये सेक्स के लिए तो रेडी था, इसका मन भी था, लेकिन वीडियोग्राफी करना ये तो इसे बर्दाश्त नहीं होता, ये इनकार कर देता है। इन दोनों ने चोरी से इसकी फिल्म वगैरह भी बनाई और जब इसे पता चला तो उस पर भी ये विरोध करने लगा कि ऐसे काम मत करो, मुझे बदनाम मत करो, मैं अपने इस रिश्ते को अपने और तुम दोनों के बीच ही रहने देना चाहता हूँ। अब जितेंद्र बेहद सीधा स्वभाव का और बाकी दोनों लोग, उनको पैसे की भूख थी। तब इन्हें लगता है कि अगर इसके पास 10 बीघे ज़मीन है
और अगर इसे उठा लिया जाए तो कम से कम कुछ पैसे तो मिल ही सकते हैं। अब ये दोनों एक ट्रैप बनाते हैं और 22 तारीख को कहते हैं कि तुम्हारे घर से दूर जो एक सुनसान जगह है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पे आओ, मिलते हैं, थोड़ा सा फ़न वगैरह करते हैं। और फ़न का मतलब बहुत सिंपल सा था। जितेंद्र भी बड़े खुशी मन से जाता है, लेकिन अब किसी को बता भी नहीं सकता था, इसलिए सबसे कहता है कि किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही जितेंद्र वहाँ पहुँचता है, ये दोनों उसके साथ सेक्स करते हैं। सेक्स करने के बाद फिर से वही वीडियो वगैरह शूट करते हैं। शूट करने के बाद फिर इसको हाथ पांव बांध देते हैं इसका, और इसके मामा को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद इन्हें लग रहा था कि ये धमकी देंगे और मामा पैसे दे देगा, लेकिन जब ये एफआईआर इसका मामा कर देता है, तब इन दोनों को लगता है कि ये तो अब बुरे फंसे, और अगर ये जितेंद्र छूट के गया तो भी मामला खुल जाएगा। यानी अगर हम दोनों को बचना है तो जितेंद्र को मरना होगा। अब इसमें 2-3 बातें थी। एक तो अपहरण का मुकदमा चलेगा, और दूसरे गे पॉर्न और पोर्नोग्राफी का भी मुकदमा चलेगा। तीसरे अभी एक नई अपडेट भी आ रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों प्रोफेशनल थे, लोगों को इसी तरह से लूटते थे। अब जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन इन्हें डर लगता है। डर लगने के बाद अब इन्हें लगता है कि जितेंद्र को ख़त्म कर देना चाहिए, और उसी तारीख को जितेंद्र का ये दोनों गला दबा के मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद तब भी इनको मन में लगता है कि शायद अब फ़ोन किया ही है तो पैसे वगैरह मिल ही जाए, तभी ये मामा को बार बार फ़ोन करते हैं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन जाते हैं बॉडी रिकवर करने। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन अभी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। और अगर डीएनए रिपोर्ट निकल के सामने आती है तो जहाँ तक चांसेस हैं, जितेंद्र के साथ रेप की भी आशंका जताई जाती है। अब अगर जितेंद्र के साथ रेप हुआ है तो इसका मतलब पोर्नोग्राफी भी ज़रूर की गई होगी। और ये दोनों जो थे एक पेशेवर लुटेरे थे, जो ऐसे ही गैंग बना के ऐसे ही लड़कों को फंसाते थे जिनको लड़कों में इंटरेस्ट हो, और बाद में उनको समाज का, सोसाइटी का डर दिखा के उनसे पैसे लूट लेते थे। बहरहाल अभी मर्डर और सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में और अपहरण में इन दोनों को जेल भेजा गया है। बाकी जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो उसमें कई और चीज़ें निकल के सामने आएंगी। साथ ही जो टेक्निकल टीम है अब इन दोनों के मोबाइल की जांच भी कर रही है, तो उससे भी कई चीज़ें हो सकता है निकल के सामने आए। अब ये तो रही पूरी कहानी, और इस कहानी में आपने बड़ी बखूबी देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्शन भी हमारे जान का दुश्मन बन जाता है। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि जब मैगी बनी थी इंस्टेंट नूडल, तो उस मैगी के बनने के बाद एक ऐसा देश था जिसने उस मैगी को ही, उस इंस्टेंट नूडल को ही पूरी 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज, यानी पूरी 20वीं सदी में जितनी खोजें हुई, जितने आविष्कार हुए, चाहे वो जिस तरह के रहे हों, उन सारी चीज़ों से बढ़ के इस आविष्कार को माना, और बाकायदा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी ये तमगा उस देश ने दिया। तो वो देश कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब दिया है गुलशन कुमार जी हैं, लोगन सान जी हैं, जैक स्पैरो जी हैं, याहियाह जी हैं। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो देश था जापान। और जब 1958 में इंस्टेंट नूडल बना, तो इस नूडल के बनने का जो सिद्धांत था कि ऐसे देश जो वार में हैं और खाना वगैरह बनाने में उन्हें दिक्कत है, वो खाना नहीं बना सकते, उतना टाइम नहीं है, तो इस प्रोडक्ट को फ़ौरन 2 मिनट में बना लें, 3 मिनट में पका के खा लें। लिहाजा चूँकि अब वार का टाइम था, जगह जगह वार हो रही थी, और ये खाना वार में इतना हेल्पफुल था कि जापान ने इस इंस्टेंट नूडल को ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी का अवार्ड दे दिया। तो आप 4 लोगों ने सही जवाब दिया, आप सबको दिल से शुभकामनाएं। और आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल है कि आपने अगर मूवी देखी होगी या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो बहुत देखी होगी, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे देखी होगी, हद अगर कोई सीरीज़ आपने देखी होगी तो 10-12 घंटे, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 भी मिला जाए तो 20-22 घंटे। लेकिन एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है, और उसकी लेंथ की बात करूंगा तो आपको बड़ा अचरज होगा। इस डॉक्यूमेंट्री की लेंथ है 720 घंटे। तो आप सोच के देखिए कि कई दिन शायद इसमें बीत जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, इसका नाम क्या है, और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पता हो तो आप बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और आज की कहानी मैंने शायद थोड़ी छोटी रखी है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना टाइम हुआ है, लेकिन इसके पीछे का कारण था कि आज शरीर में बेइंतहा दर्द है। वो तो एक कमिटमेंट है कि कहानी सुनानी है, तो मैंने आपको सुनाई, बाकी बॉडी एकदम साथ नहीं दे रही।
तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ, लेकिन तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।